हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज सोल्यूशन का अपना तीसरा वीडियो आ गया। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 ऑलरेडी आ चुका है। आज अपना सोल्यूशंस का वीडियो नंबर 3 है, क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक, चैप्टर नंबर 1। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन को चेक करने का एक टर्म होता है नॉर्मेलिटी, और इसको कैपिटल एन लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी होता क्या है। नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने का तरीका है। तो नॉर्मेलिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो क्या बन जाएगा, n दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी को निकालने का। ठीक है, तो बेटा नॉर्मेलिटी को अगर निकालना सीखना है तो उसके लिए एक नया टर्म आपको मिल रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता चलेगा तो नॉर्मेलिटी हम नहीं निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है। विश्वास करो बेटा, अगर ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो नॉर्मेलिटी फिर बड़ी आसान लगेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नॉर्मेलिटी में दिक्कत होती है कि नॉर्मेलिटी निकालना उनको बड़ा टफ लगता है। मोलैलिटी है, ये सब निकालना तुमको आसान लगता है, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालना टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आ जाता है, और ये कंसेप्ट नया है क्लास 12th के लिए। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट देखो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट वेट पता होना जरूरी है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। और ये एक्स क्या होता है, इस एक्स को हम कहते हैं बेटा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो हमें क्या समझ में आया कि भैया अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमको ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। ठीक, और अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो साहब इसके लिए हमको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। और अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके लिए हमको एक्स दैट इज वैलेंसी फैक्टर, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग कहानी पीछे से शुरू करते हैं कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और फिर फाइनली हम लोग जान जाएंगे कि नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आपकी कॉपी में ये होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का और एक इक्विवेलेंट वेट का। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले तो ये नोट कर लो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट में ये जो वैलेंसी फैक्टर एक्स होता है ये क्या होता है। चलो देखते हैं। मान लो हमने किसी एसिड की बात की। देखो 3 तरीके के सब्सटेंस मिलेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक, तो अगर कोई एसिड गिवन है, मान लिया हमें H2SO4 गिवन है। ठीक है, ये एसिड है और इसका हमसे पूछ रहा है साहब कि आप इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, इक्विवेलेंट वेट बताइए आप क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा।
तो अगर हम H2SO4 का X फैक्टर निकालने जाएं, दैट इज वैलेंसी फैक्टर निकालने जाएं, तो वो क्या होगा? देखो एसिड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। एसिड की जो बेसिसिटी होती है वही क्या कहलाता है? X। ठीक, तो H2SO4 में ये कितने H प्लस निकाल सकता है? बेसिसिटी बोले तो वो कितने H प्लस आयंस दे सकता है सोल्यूशन में। तो देखो H2SO4 में 2 H हम निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब H2SO4 के लिए जो X होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने जाए हम, तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 लिखे हुए हैं, तो 2 प्लस सल्फर 1 है 32, और ऑक्सीजन कितना है 4, तो 16 चौक 64। ठीक है, 64 अपॉन बेसिसिटी दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा? 60 30 90 90 94 तो 96 तो 98, दैट इज 98/2। ये कितना हो जाएगा? 2 4 2 9। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा? H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आ गया वो आ गया 49। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया H2SO4 का। लेट अस सपोज कि अगर हम HCl की बात कर लें, तो बेटा HCl में ये कितने H प्लस दे सकता है? 1। तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर X होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल्स टू हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका 36.5। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट भी आपका क्या आ गया? 36.5। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे। मान लो सपोज कर लो एसिड में ही आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना कि बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब होता है कितने H प्लस वो एसिड दे पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब इन सब एसिड्स का जरा बैलेंसिंग फैक्टर बताओ क्या होगा? तो देखो देखने में तो लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन ये भी देगा, 3 हाइड्रोजन ये भी देगा, 3 हाइड्रोजन ये भी देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इसके स्ट्रक्चर में हम घुसे तो H3PO4 क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 5। तो एक फास्फोरस लिया, डबल बॉन्ड O, बची वैलेंसी 3, तो 1 2 3, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 1 2 3। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 H प्लस आयंस देगा। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ और ये H प्लस की तरीके से निकल जाएगा, यहां से और यहां से। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं H3PO3 की। इसका स्ट्रक्चर देखो, फास्फोरस फिर से वही चीज, सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड O। इस बार ऑक्सीजन कितने भाई? 3, तो एक ऑक्सीजन तो यहां लग गया, 1 और 1 2, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो एक हाइड्रोजन तो यहां लग गया, एक हाइड्रोजन यहां लग गया, अब बचा एक हाइड्रोजन। और फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो 2 और 2 4 हो गया, पांचवी वैलेंसी ये आ गई और यहां से लग गया हाइड्रोजन। अब देखो एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां, ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन टूटेगा, H प्लस की तरीके से निकलेगा, और यहां से हमारी जो वैलेंसी बनेगी बेटा वो बनेगी 2। ठीक है, देखने में जरूरी नहीं है कि यहां पे भी 3 लग रहा था, यहां पे भी 3 लग रहा था, यहां पे भी 3 लग रहा था, तो इसका मतलब है तीनों की वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो कितने H प्लस दे सकता है इस पे डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर, और इसी पे डिपेंड करता है उसका इक्विवेलेंट वेट। अब देखो जरा तीसरे वाले का अगर हम देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फास्फोरस सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन, कितने हैं? 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ो। अब देखो ये हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, ये हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। ऑक्सीजन ने सिर्फ इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और ये हाइड्रोजन यहां से टूट के निकल गया, तो यहां से इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होगा X, वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसके लिए क्या था? ये H3PO2 ये है, H3PO2 का स्ट्रक्चर ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये और ठीक। तो आई थिंक कि बेसिसिटी आपको समझ में आया होगा क्या होता है। अच्छा एक तरीके से और वो पूछ सकता है, इसको नोट कर लो, एक तरीके से वो बेसिसिटी में और आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो ये ध्यान रखना हमेशा, बेसिसिटी होती क्या है कि कितने H प्लस एसिड ने दिए, कितने दे सकता है इसका मतलब नहीं कितने दिए, इससे मतलब है। तो देखो
मान लिया, सपोज कर लिया कि हमने एक रिएक्शन लिया H2SO4 और इसको रिएक्ट करा दिया हमने NaOH के साथ, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, चलो ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो यहां से एक H हटा और यहां से एक OH हटा, H प्लस और OH माइनस में मिलकर H2O निकाल दिया, और जो H प्लस हटा था वहां पे Na प्लस ने आके अटैक मारा और NaHSO4 बन गया। तो यहां पे अगर हम देखें तो H2SO4 की अगर हम बेसिसिटी पूछने जाएं तो यहां पे बेटा 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि H2SO4 में एक H तो अभी भी बचा हुआ है, यहां से यहां तक जाने में इसने सिर्फ एक ही बार तो H प्लस दिया, एक ही H तो दिया, तो यहां पर इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा x इक्वल्स टू 1। इस रिएक्शन के लिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 होगी, ना कि 2। हाँ, H2SO4 की बेसिसिटी 2 हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 होगी। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या है। अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो आप उस रिएक्शन को देखोगे कि उस रिएक्शन में कितने H प्लस मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप बेसिसिटी लिखोगे। और अगर नॉर्मल आपसे कहते हैं कि साहब H2SO4 का आप इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट बताओ, तब आप इसकी बेसिसिटी कितनी लोगे, 2, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 H प्लस आयन दे सकता है, ठीक। तो ये तो एसिड की बात हुई। अब आ जाओ जरा बेस की बात कर लेते हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट, इन्हीं 3 चीजों में हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिड की बात तो हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस की। अगर बेस की बात करें तो उसमें क्या होगा बेटा, एसिडिटी, इसको हम क्या कहेंगे, X, ठीक। अब जैसे सबसे कॉमन जो बेस होता है वो होता है NaOH, ठीक है। तो NaOH में एसिड में H प्लस आयन कितने दे सकता था, वो उसकी बेसिसिटी होती थी। बेस में OH माइनस आयन कितने दे सकता है, वो उसका एसिडिटी होगा। तो यहां पे देखो OH माइनस कितना देगा, एक ही बार देगा, एक ही OH माइनस दे सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, इसकी एसिडिटी 1 हो गई। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको कहें कि CaOH होल ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहां से हम इसकी बेसिसिटी पूछें आपसे तो X की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से 2 H प्लस आयन हमको मिलेंगे। क्या अगर ये टूटेगा तो क्या होगा भाई, Ca प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस, ये होगा, होगा। तो OH माइनस कितने आयंस मिले, 2 मोल। तो यहां पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो ये तो हो गया बेस का। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्ट की, हम लोग बात कर लेते हैं जरा सॉल्ट की। तो सॉल्ट की बात अगर हम लोग करेंगे बेटा, तो सॉल्ट के लिए जो X फैक्टर होता है, X, वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। अब जैसे मान लो कोई एक सॉल्ट ले लिया हमने NaCl, यहां कटायन क्या, Na प्लस होगा, ठीक। ये टूटेगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। कटायन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। तो इसके लिए X फैक्टर कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। जैसे मान लो हमने तुमसे कोई एक और सॉल्ट ले लिया Al2SO4 थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। तो अगर हमने Al2SO4 थ्राइस ले लिया तो ये अगर टूटेगा तो कैसे बनेगा बेटा, देखो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, 2Al + 3 + 3SO4 -2, ये बनेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एनायन, एल्युमिनियम पे +3 और इसके 2 मोल है तो 3 दूनी 6, मतलब X की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 6, ठीक। तो ये हो गया सॉल्ट का। अच्छा, या तो आप टोटल चार्ज ऑन कटायन ले लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन ले लो, वो भी आपको X फैक्टर दे देगा, या तो आप टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन ले लो, तो अनायन पे भी जो चार्ज आएगा वो भी X फैक्टर ही होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तभी तो बेटा वो सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कटायन पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अनायन पे होगा। देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हुए, NaCl बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 2 6 +6 चार्ज है कटायन पर, और यहाँ पे देखो -2 × 3 -6 चार्ज हो जाएगा अनायन पे, सल्फेट पर।
तो -6 और +6 मिलकर न्यूट्रल हुआ, तभी ये Al2SO4 थ्राइस बना। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ले लो या तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन ले लो, दोनों ही चीजें सही है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों चीजें अपनी कंप्लीट हो गई। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया क्या कि भैया वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को पता चल गया क्या कि इक्विवेलेंट वेट होता है साहब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो चलो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH and NaCl। तो देखो, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, एक सॉल्ट ले लिया। इन तीनों में हम लोग NaCl ले लो या Al2SO4 थ्राइस ले लो, ये भी तो सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो जरा फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट वाले का, ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकंड है और ये अगर थर्ड है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, H2SO4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 प्लस सल्फर है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 16 चौके 64। और H2SO4 का बैलेंसी फैक्टर अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 2 होता है इन जनरल, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिंपली H2SO4 दिया हुआ है तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60, 30, 90, 94, 96, 98, 98/2, 2 4 जा 2 9 जा 49 ग्राम्स। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49 ग्राम्स। ये ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वेट की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है बेटा, इक्विवेलेंट वेट है ना, और मॉलिक्यूलर मास आप किस में रख रहे हो, ग्राम में रख रहे हो। और एक्स क्या है, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर की तो कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। तो इक्विवेलेंट वेट की जो यूनिट आएगी वो भी क्या होगी, जो मॉलिक्यूलर मास की होगी, और मास किस में रखते हैं हम लोग, ग्राम्स में। ठीक है, तो 49 ग्राम्स हमारा आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका, H2SO4 का। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालने जाए तो वो क्या बनेगा बेटा, NaOH सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, सॉरी ऑक्सीजन तो 16 है ना, प्लस हाइड्रोजन है 1 अपॉन, ये बेस है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 1। क्यों, क्योंकि OH माइनस एक ही आयन निकलेगा, तो बेसिस इसकी एसिडिटी हो गई 1, 23 1 24 6 30 10 40, 40/1 दैट इज 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, किसका, NaOH का। क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिटी कितनी थी 1। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं Al2SO4 थ्राइस की, एल्युमिनियम सल्फेट की। क्या है ये, सॉल्ट है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका एटॉमिक मास होता है 26.98। 26.98 को आप 27 ले सकते हो। ठीक है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा Al2, और ये कितना है एल्युमिनियम, 2 मोल है, तो 27 का मल्टीप्लाई कर लो तो 27 गुना 54 54। ठीक है, प्लस 3 इंटू सल्फर का 32 प्लस 16 चौक 64, 16 चौक 64 डिवाइडेड बाई, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि Al2SO4 होल थ्राइस का जो वैलेंसी फैक्टर आ रहा था वो 6 आ रहा था, तो यहाँ पे 6 कर लो। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 60 30 90 94 तो 96, 96 इंटू 3 96 इंटू 3, 60 30 90 94 96, 96 इंटू 3, 6 3 18, कैरी आया 1, 9 3 27 और 1 28, 288, 288 यहाँ तक, इसमें 54 ऐड कर दो, 54 ऐड करो, 8 4 12, कैरी आया 1, 8 5 13, 13 1 14, 342, 8 4 12 और 8 5 13 1 14 2 1 3, 342, 342/6 कितना आएगा ये, 6 6 पंचे 30 और 6 7 42, 57 सचिन 42, ठीक 57 ग्राम्स। तो ये आ गया आपका 57 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट किसका आ गया ये, एल्युमिनियम
सल्फेट का। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया, इक्विवेलेंट वेट। तो अब जब इक्विवेलेंट वेट निकालना हमको आ गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चलो देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला, ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही, मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी। चलो तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम होता है नंबर ऑफ मोल्स के। एक बार बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ किसी भी सब्सटेंस के, तो तुम क्या कहोगे साहब, मॉलिक्यूलर मास। आप क्या कहोगे साहब, आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये उसका नंबर ऑफ मोल होगा, वेट इन ग्राम जो भी दिया हो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये उसका नंबर ऑफ मोल होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा आपका वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट मास से। समझते हैं, देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। नंबर ऑफ मोल्स तो आप जानते ही, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो वेट इन ग्राम, या इसी चीज को आप लिख सकते हो मास ऑफ सल्यूट, जो भी सल्यूट है उसका मास दिया होगा ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखते हैं, जैसे मान लो सपोज कर लो आपको कह दिया कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of 0.4 gram NaOH and दूसरा है आपका and 0.98 ग्राम ऑफ H2SO। इन दोनों का आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन है ये, पहले की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं NaOH का। पहला क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट इन ग्राम या मास ऑफ सॉल्यूट। कितना वेट दिया हुआ है, NaOH का 0.4 ग्राम दिया हुआ है। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम दैट इज 0.4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। तो मॉलिक्यूलर मास देखो जरा NaOH का कितना होगा, यहां पे हम क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ना, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट होता था साहब मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। तो मॉलिक्यूलर मास यहां पे क्या है, NaOH का, सोडियम का होता है कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 अपॉन बेस है ये, तो इसकी एसिडिटी लेंगे, एसिडिटी NaOH की कितनी होती है 1। तो 23 1 24 24 33 10 40, तो ये कितना हो गया 0.4 अपॉन 40। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओ, तो 4 बन जा अपॉन 100। तो इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, कितना आ गया हमारा 1/100 बोले तो 0.01, 0.01। ठीक है, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो यूनिटलेस होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने वेट इन ग्राम रखा है और इक्विवेलेंट वेट की यूनिट भी ग्राम में होती है, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वो यूनिटलेस आएगा। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोगों को क्या निकालना था, H2SO4 0.98 ग्राम दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट इन ग्राम दैट इज 0.98 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिड है ना ये, तो इसकी बेसिसिटी होगी। तो H2SO4 का अभी अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, वो आया था 98/2। तो ये 2 जहाँ ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, क्या हो गया 0.98 इंटू 2 अपॉन 98। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो यहाँ बढ़ाओ, 98 से इसको काट दो, तो ये बन गया तुम्हारा 2/100। ठीक है, या ये बन गया आपका 0.02 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
तो H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.98 ग्राम में 0.02 होगा और 0.4 ग्राम NaOH का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 होगा। तो ये तरीका था आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। अब अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया बेटा, तो अब हमें क्या सीखना है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। याद करो मैंने शुरू में ही बताया था आपको ना, वो साइकिल याद रखना जो मैंने शुरू में बताई थी। क्या बताया था मैंने? कि अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना है साहब, अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना है तो इसके लिए हमको ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, ठीक। अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इसके लिए हमको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। और अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमको x, दैट इज वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ये पता होना चाहिए। तो देखो वैलेंसी फैक्टर हम लोगों ने देख लिया, एसिड बेस सॉल्ट तीनों का। इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने देख लिया कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। और ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट। तो ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड था, यहां तक की कहानी हो चुकी। अब हम लोगों को बात करनी है नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट काहे के? सल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो अब आप एक चीज ये बताओ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स निकाल लोगे आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हटा देते हैं, क्वेश्चन यहीं लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कि फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम of H2SO4 dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो एक चीज ये बताओ बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन तो भैया हमारा 100 ml है, इसको हम लीटर से बना लेंगे तो 100 अपॉन 1000 कर देंगे, लीटर बन जाएगा, ठीक। सल्यूट तो H2SO4 होगा ना, और सल्यूट का मास दिया हुआ है 0.98 ग्राम। तो इससे हम सल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और 0.98 ग्राम का भी अभी हम लोगों ने निकाला था ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, दैट इज 0.98 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। तो यहाँ पे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो रहा था 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर गया और ये बन गया 0.98 अपॉन 98 इंटू 2, पॉइंट हटा के 2 जीरो ये काटा, तो ये क्या बन गया हमारा 2 अपॉन 100 और ये बन गया हमारा 0.02। 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया था हम लोगों का H2SO4 का 0.98 ग्राम का। तो यहां से हम नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.02 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो वो कितना है? 0.02 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वो कितना बनेगा? 100 ml था ना सॉल्यूशन का, उसको लीटर से बनाओगे तो 1000। अब ये लीटर में हो गया तो क्या करोगे? इस 1000 को आप भेजोगे ऊपर, बनेगा क्या? 0.02 इंटू 1000 अपॉन 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा और ये 10 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो नॉर्मेलिटी क्या आ गई? 0.02 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.2 आ गया। तो ये जो भी सोल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी? 0.2 नॉर्मल, ठीक है। 0.2 नॉर्मेलिटी थी इसकी। जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो 0.2 0.1 ऐसे करके दिया होगा और उसके आगे लिखा होगा n। n का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, मतलब उस सोल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है वो 0.2 है। इससे क्या समझोगे? इससे ये समझोगे कि जो भी सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 0.2 n है, उसके 1 लीटर सोल्यूशन में 0.2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व होंगे, मतलब 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है उसके 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट
जिसको समझने के लिए आपको 1 2 3 ये 3 चीजें और समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप नॉर्मलिटी को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये नॉर्मलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी। मोलैरिटी हो चुकी है, अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग मोलैरिटी कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय मोलैलिटी की। मोलैलिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी स्मॉल एम जो होता है बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा टर्म है जो कि वेट में डील करता है। इससे पहले जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स थे वो सब के सब वॉल्यूम में डील कर रहे थे, किसके? सॉल्यूशन के। यहाँ पे वेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मोलैलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होता बेटा, सॉल्वेंट होता है, सॉरी, सॉल्वेंट इन केजी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सल्यूट के, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, स्मॉल एम। ठीक, तो यहां पे आपके सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।